नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा ही वॉच करें, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही खतरनाक और डेंजर साबित होने वाली है। डेंजर का मतलब ये है कि आज हम जो कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं 4th यूनिट से है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। आपको अनिवार्य रूप से आपको लेना था। उसमें हमें 4 यूनिट पढ़नी थी, तो इसमें हम बहुत ही मज़ेदार, जिसे हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त कंसेप्ट रहेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, जो आपके बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस और सटीक क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को और बेल आइकन सेट करें ऑल पे। साथ ही कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाएं, क्योंकि आगे ज्ञान का सागर है। बिकॉज हम पढ़ाते हैं हर चीज़ आपके लेवल की। कॉपी पेन उठा लें और लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो एग्ज़ाम टाइम में वो बेटा साबित करते हैं। ये चीज़ हम आपको कई बार बोल चुके हैं। और नोट्स बनाना बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो देखो, पहली यूनिट में क्या था, जितनी भी सारी चीज़ें थी, आहार, पोषक तत्व, पोषण, स्वास्थ्य, संतुलित आहार की परिभाषा, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। पोषण के प्रकार, इष्टतम पोषण, अल्प पोषण, अति पोषण, ये भी पढ़ लिया है हमने। और आहार योजना, भोजन को प्रभावित करने वाले अवधारणा और कारक, सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 हमने रत्ते रत्ते जो है बिल्कुल उड़ा दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। खाद्य समूह तथा भोजन के कार्य, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यूनिट 1 पूरी आपकी हमने कंप्लीट कर दी है। और हमने जैसा आपको बोला था कि सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, तो उसी के क्रम में हम चल भी रहे हैं और सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो भी रहे हैं। ठीक है, आप देखते रहिएगा। और यूनिट 2 की अगर हम बात करें, पोषक तत्व में हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही एक वीडियो में पढ़ा दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी भी लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। विटामिन वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट किया हुआ है। जल, ये सब बताया है। आहार, फाइबर हमने नहीं बताया है, तो हम आपको बता देंगे। हमें बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ याद है, जो जो नहीं पढ़े हैं। अब सुनो, अब हम बात करते हैं काम की। काम की बात क्या है? काम की बात ये है, यूनिट 3 जो है, इसके लिए हम थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूनिट 3 के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे अभी। और अवधारणा, आवश्यकता, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रसव, पूर्ण पोषण, ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे। एक अगली जो हम वीडियो देंगे उसमें आपकी यूनिट 3 भी हम उड़ा देंगे। तो इसी के साथ क्या होगा, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और यहीं से देख के चले जाना, मैं यकीन के साथ और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आज हम बात करेंगे 4th यूनिट की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 4th यूनिट। और 4th यूनिट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और खासकर हम बात करेंगे आज इसमें मधुमेह और उक्त रक्तचाप की, है ना। मधुमेह की बात करेंगे, उक्त रक्तचाप की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों अच्छे टॉपिक हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं, अगर कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, तो मधुमेह अगर आप हमसे पढ़ लेंगे, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना तो कंपटीशन एग्जाम में बाहर जाएगा, और साथ ही ना तो आप ये जो एग्जाम्स देने वाले हैं बीएससी बीकॉम में, आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे ना, ही उसमें बाहर जाएंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मधुमेह क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले आपको दिखा दी हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक, आपका अपना परिवार है बीएससी एमबीए शिवम। अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक किया करो। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं 4th यूनिट। ठीक है, 4th यूनिट में हमें क्या पढ़ना था, समाज में प्रचलित विभिन्न बीमारियों के कारण और पोषण की समस्याएं। यही तो थी, जिसमें मोटापा था, मधुमेह था, उच्च रक्तचाप था, ये सारी चीज़ें थी, है ना। वही तो हमें पढ़ना था। चलो अब हम बात करते हैं मधुमेह की। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में मधुमेह है क्या, है ना। जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? जब किसी भी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो सामान्य से अधिक हो जाती है, तो उस व्यक्ति को मधुमेह से ग्रसित कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो मधुमेह से ग्रसित हो गया है। नोट्स बनाते रहें, है ना, लिखते रहें, जरूर लिखते रहें। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे तो रोक रोक करके लिख लें। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेना है लेकिन आपको। और सामान्यतः व्यक्ति के शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 80 से लेके 100 मिलीग्राम प्रति 100, अगर हम बात करें प्रति 100 मिलीलीटर पर हम चेक करते हैं तो इतनी होती है केवल। ठीक है,
इतनी कितनी होती है, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पर होती है। ठीक, अगर इससे ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो आगे हम देखते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे, प्रकार क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखें, सारी चीज़ें आपको कोशिश है कि सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराई जाएँ। देखो मधुमेह हो जाने पर क्या होता है, जब वो तो हमने सामान्य अवस्था देख ली थी, अब देखो क्या होता है, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 180 मिलीलीटर ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो क्या होता है, गुर्दे की जो ग्लूकोज होता है गुर्दे की कोशिकाओं से छनकर पेशाब या मूत्र में आ जाता है। ठीक है, तब फिर क्या होता है कि टॉयलेट में ये आने लगता है और शरीर से बाहर विसर्जित होने लगता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, जब ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा, फिर क्या होता है भाई, ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा क्या होती है, पेशाब या मूत्र में आने लगती है, तो पेशाब कैसा हो जाता है भाई, तो गाढ़ा हो जाता है और शहद की तरह हो जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये क्या हो जाती है, फिर रेन ऑफ हनी हो जाती है। आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, है ना, इसका भी सुन लीजिए। रेन ऑफ हनी किसे कहते हैं, तो मधुमेह को ही क्या कहते हैं, रेन ऑफ हनी कहते हैं। इसीलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, रेन ऑफ हनी कहते हैं। ठीक है, चलो शॉर्ट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए इस चीज़ का। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब मधुमेह के हम प्रकार देख लेते हैं। देखो मधुमेह 2 प्रकार का है बेसिक आपके सिलेबस में। एक तो ये कि फिर वो अलग हो जाता है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना। आप देख लीजिए, छोटी उम्र में पाए जाने वाला मधुमेह और प्रौढ़ावस्था में पाए जाने वाला मधुमेह। वैसे तो उसका कारण में हम पढ़ेंगे, जो सारी चीज़ें होती हैं कि वंशानुगत क्या होता है, तो आप ये भी राइट कर लें अपनी कॉपी पे। मधुमेह के कारण क्या क्या हैं, देखो हम फास्ट थोड़ा इसलिए पढ़ाते हैं, हम सोचते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको कम टाइम में मिल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसके अलावा, है ना। तो हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें जल्दी से कंप्लीट आपकी हो जाए। देखो मधुमेह के कारण क्या क्या है, मधुमेह के वैसे तो कारण होते हैं, एक तो मानसिक तनाव भी है ना, चिंता है, शारीरिक तनाव जैसे चोट वगैरह लग जाती है उस टाइम में, और दवाएं वगैरह, थायराइड, अगर दवाएं भी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी ये भी होता है। और साथ ही में देखी जाती हैं चीज़ें, जो कई सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं। एक तो ये कारण भी हो सकता है, आयु बढ़ने पर भी मधुमेह हो सकता है ना। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, है ना, ये भी है, वंशानुक्रम भी होता है। जैसे संतान अगर माता पिता को है तो उनकी संतान को भी हो सकता है ना। मोटापा, अगर आपका शारीरिक वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, तब भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान, देखो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है उस पर प्रभाव डालते हैं, तो क्या होता है कि ये उस टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये भी राइट कर लें। देखो अगर आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ ले जाएँ कि मधुमेह के क्या क्या कारण हैं, तो आपको सीधा सीधा लिख देना है कि आयु बढ़ने पर, वंशानुक्रम, मोटापा। आप चाहें तो इनके अंतर्गत भी आप कुछ राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक चीज़ और है, 5वां पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखें। अग्रपीयूष का ग्रंथि हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, और एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन के, किसके, इंसुलिन हार्मोन के विपरीत कार्य करते हैं, और इनमें आपस में क्या होता है भाई, संतुलन बना रहता है। क्या बना रहता है, इनमें आपस में संतुलन बना रहता है ना। और जब यह संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जब यह संतुलन बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, इंसुलिन कार्य प्रभावित होता है। तो फिर क्या होता है, इंसुलिन का कार्य प्रभावित होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है। ग्लूकोज क्या करता है, उसे ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, जिससे ग्लूकोज की रक्त में मात्रा बढ़ जाती है ना, फिर वही सब प्रॉब्लम करता है ना। अब मधुमेह के लक्षण, अब कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को मधुमेह है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं, उनसे आप पता चला सकते हैं। देखो क्या क्या है, नंबर 1 है पॉलीयूरिया, दूसरा क्या है, पॉलीडिप्सिया। पहले हम पॉलीयूरिया जानते हैं, एक्चुअल में पॉलीयूरिया है क्या। देखो मूत्र का बार बार अनावश्यक गति से विसर्जन, अगर बार बार अगर आपको टॉयलेट लगती है और अनावश्यक गति से अगर बाहर आता है तो आपको कहीं मधुमेह तो नहीं है, आप चेक करवा लें, है ना। ये चीज़ आपको राइट कर देनी है, अगर मधुमेह के लक्षण अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप ये चीज़ राइट कर देंगे। दूसरा है पॉलीडिप्सिया, क्या है भाई, पॉलीडिप्सिया, रोगी को अधिक प्यास लगना, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो कारण हो सकता है। तीसरा है पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया क्या होती है, अत्यधिक भोजन करना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, है ना, तो ये भी क्या हो सकता है, डायबिटीज़ का या मधुमेह का कारण हो सकता है। प्रतिरोधक क्षमता में कमी का आ जाना, है ना, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसमें कमी का आ जाना, कहने का मतलब होता है कि बार बार आपको फोड़े फुंसी ये सब होना, है ना, और कम टाइम में सही होना,
और सर्दी जुकाम, ये सारी चीज़ें होना, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर प्रतिरोधक जो क्षमता होती है तो संक्रमण जल्दी से हो जाता है। ठीक है, कम होती है अगर प्रतिरोधक क्षमता तो जल्दी से संक्रमण हो जाता है। तो आप ये चेक करा लें कहीं आपको भी तो मधुमेह नहीं है। मतलब अगर ये सारे कारण दिखते हैं तो मधुमेह हो सकता है। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो घाव के भरने में समय लगना। ये कई बार देखा गया है कि घाव अगर भरने में टाइम लेता है तो भी मधुमेह का एक कारण हो सकता है। ये आप भी जानते होंगे शायद। 6 नंबर की बात करें, ज़्यादा समय तक मधुमेह में अगर नियंत्रण ना रखने पर योगी उच्च रक्तचाप जो होता है, उच्च रक्तचाप है ना, हाई ब्लड प्रेशर, इसका भी शिकार हो जाता है ना। तो ज़्यादा टाइम तक ये क्या है कि रोगी को दवाएं वगैरह दी जाती हैं जिससे उनका इंसुलिन जो है वो नियंत्रण में रहे और ग्लूकोज डायबिटीज़ की मात्रा जो है, ग्लूकोज की जो मात्रा है वो रक्त में ज़्यादा ना बढ़े, है ना। मधुमेह में क्या होता है, पोषक तत्वों की कैलोरी कितनी होनी चाहिए, सीधा सीधा कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो देख लें, कार्बोहाइड्रेट से जो मिलती है वो 50% लेनी चाहिए, और प्रोटीन की बात करें तो 20%, और वसा की बात करें तो 30%। आपको यही लेना है जो भी मधुमेह से ग्रसित होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है, हमने बढ़िया इम्पोर्टेंट स्टार बना के लिखा है, आप भी स्टार बनाकर ही लिखें, है ना। क्या है, देखो, गर्म प्रदेशों की अपेक्षा जो होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में, क्या है भाई, ठंडे प्रदेशों में 10% अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन सबसे जो हमने अभी आपको डेटा ऊपर दिया है, मान लो देखो कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, 50% चाहिए। तो जब गर्म प्रदेश है तो वहाँ पे 50% चलेगा, लेकिन अगर ठंडे प्रदेश है तो वहाँ में कितना हो जाएगा ऐड, प्लस 10% ऐड हो जाएगा, मतलब 60% वहाँ चाहिए, है ना। कितना चाहिए, 60%। ठीक है, इसी प्रकार गर्म प्रदेशों में 20% चलेगा, बसा 30% चलेगा, लेकिन क्या ही प्रदेशों में चलेगा, नहीं, 10% अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब में 10 ऐड कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट ठंडे प्रदेशों में 60%, प्रोटीन ठंडे प्रदेशों में कितना बताओ, 30%, और बसा कितना भाई, 30 में 10 जोड़ो 40। ठीक है, समझ गए होंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो, उससे आगे वाली जो वीडियो है आपको मिल जाए, है ना, आपको परेशान ना होना पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो परेशान हो। चलो ठीक है, देखो, मधुमेह के रोगी को देने योग्य भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो चीज़ हमने लिखी है। अब मधुमेह के अगर रोगी है तो उसे कौन कौन से भोजन पदार्थ दिए जाने चाहिए, है ना, आप जो दे सकते हैं। कहते हैं ना, बार बार ये चीज़ होती है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम अनाज की बात करें तो गेहूँ, जौ, बाजरा, गेहूँ व चने का मिश्रित आटा, ये सब खा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल। और दालें में खा सकते हैं चने की या सभी प्रकार की दालें खासकर खा सकते हैं, और चने की दाल भी आप खा सकते हैं। ठीक, सब्जियों में सभी प्रकार के पत्ती वाली व बिना पत्ते वाली सब्जियां, विशेषकर करेला, परवल, ये कहते हैं ना करेला का जूस पीना चाहिए, है ना, कहते हैं ना करेला का जूस पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। चलो, फल की अगर हम बात करें, फल में क्या है, फल में जामुन, है ना, ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। संतरा आप खा सकते हैं, है ना। कई बारी हम लोगों को पता नहीं होता तो हम लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। तो आपको अगर आप देख लेना, जामुन भी खा सकते हैं, संतरा, अनार, बेर आदि, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। दूध वर्ग की अगर हम बात करें तो बसा रहित जो दूध होता है, दही होता है, मट्ठा होता है, छेना, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। और मांस की अगर बात करें, सभी प्रकार के मांस, मुर्गी, जो मांसाहारी वर्ग के लोग होते हैं वो चीज़, है ना, सैकरीन, ये सारी चीज़ें। मधुमेह के जो रोगी होता है उसको ना देने वाले भोज्य पदार्थ, जैसे जो नहीं देने चाहिए, तो देखना, चीनी भाई बिल्कुल जहर है ना, मीठा जहर जिसे हम कह सकते हैं। गुड़ नहीं देना है, गन्ने का रस नहीं देना है, शहद नहीं देना है, सभी प्रकार की मिठाइयाँ, सभी प्रकार के पेय पदार्थ शर्करा युक्त बिल्कुल नहीं देना है। ठीक, आलू नहीं देना है, अरबी नहीं देनी है, जिमीकंद, शकरकंद नहीं देना है, मिश्रीकंद, चुकंदर भी नहीं देना है। लोग कहते हैं कि चुकंदर देना है, तो चुकंदर भी नहीं देना है। और कमलगटा की बात करें तो कमलगटा भी नहीं देना है। ठीक, चावल तो खाना ही नहीं है मधुमेह के रोगी को। किशमिश बिल्कुल नहीं खानी है ना, किशमिश बिल्कुल नहीं खानी है। छुआरा भी नहीं खाना है। खुबानी, अंजीर बिल्कुल भी नहीं खानी है। पेस्ट्री तो आप भूल के ना खा लें। केक नहीं खाना है। चॉकलेट, आइसक्रीम, ये बिल्कुल ही वर्जित है जो मधुमेह का रोगी है उनके लिए। BSc MBS शिवम आपका परिवार बात करता है सिर्फ और सिर्फ
आपके हर सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने की और मुद्दे की बात हम आपके साथ करते हैं यहाँ पे, है ना। कोई ऐसी फालतू की बात नहीं होती है। हम चाहते हैं कि आपकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं टाइम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाए। और चलिए हम पढ़ते हैं इसी के साथ रक्तचाप, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो, और कमेंट करके बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलो, कहाँ पढ़ते हैं आप। रक्तचाप की अगर बात करें, ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर में हमने 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हाईलाइटेड करी हैं और आपके लिए हमने बताया है। देखो, सबसे पहले क्या है, एक सामान्य स्त्री का रक्तचाप और सामान्य आदमी की तुलना में थोड़ा कम होता है ना। सामान्य स्त्री का जो रक्तचाप होता है वो आदमी की तुलना में क्या होता है भाई, थोड़ा सा कम होता है, ठीक। चलो, ये पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलो, अब हम बात करें दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी व्यक्तियों में रक्तचाप एक सा नहीं होता है, ये है ना। सभी व्यक्तियों में कैसा होता है भाई, रक्तचाप अलग अलग होता है। कैसा, आप कह रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं आप। तो देखो, यदि कोई रक्तचाप किसी व्यक्ति के लिए सामान्य है ना। कोई अगर रक्तचाप है किसी व्यक्ति के लिए कैसा है भाई, सामान्य है, तो वह किसी के लिए उच्च रक्तचाप के लक्षण उत्पन्न कर सकता है। देखो, कोई अगर रक्तचाप है ना, तो वो आपके लिए अगर सामान्य है, मान लो अगर किसी के लिए 130 कितना है, अगर है ना 130 ऑफ मरकरी, ये कितना है, अगर आपके लिए सामान्य है, हो सकता है किसी को इसी से हाइपरटेंशन हो जाए, है ना। तो मतलब क्या है कि जो रक्तचाप होता है व्यक्ति विशेष के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, समझ गए होंगे। और नोट जरूर कर लें कॉपी में, है ना। इससे तो आप लोग डॉक्टरी भी सीख जाएंगे, है ना। उनकी दुकान बंद करवा देंगे आप लोग पढ़ के अच्छे से। इसीलिए तो कहते हैं पढ़ लो अच्छे से, है ना। सारी चीज़ें आपकी किताबों में ही है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, कोई रोग नहीं है ना। अब लोग कहते हैं कि रोग है, देखो रोग क्या है, अक्सर लक्षण क्या होते हैं, बल्कि एक लक्षण है ना। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, एक लक्षण है, वैसे कोई खास रोग नहीं है, जो हृदय या रक्त संचालन प्रणाली में रोग हो जाने से उत्पन्न होता है, समझ गए। मतलब अगर हृदय या रक्त संचालन जो प्रणाली है उसमें अगर कोई रोग उत्पन्न हो गया है तो ये संकेत देता है, ये लक्षण है हाई ब्लड प्रेशर। ये बताता है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हृदय से संबंधित या रक्त संचालन संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब लोग सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, रोग है, ये रोग नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक लक्षण है। क्या है भाई, एक लक्षण है, ये बताता है कि हृदय या रक्त संचालन प्रणाली में कोई समस्या या कोई रोग उत्पन्न हो गया है। चलो, तीनों जो पॉइंट है अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। चलो, अब हम बात करते हैं आगे, सामान्य व्यक्ति या स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप जो होता है ना। चलो, कॉपी में ऐसी हेडिंग डाल लेना, सामान्य व्यक्ति या स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है। देखो, रक्तचाप होता है, अब हम 2 टाइप में देखते हैं रक्तचाप। कैसे कैसे देखते हैं, एक तो देखते हैं रक्त के संकुचन का दाब, और एक देखते हैं रक्त के विमोचन का दाब, है ना। अब आप कह रहे होंगे कि ये संकुचन और विमोचन क्या है ना। सबसे पहले तो ये पढ़ लो कि संकुचन का जो दाब होता है वो कितना होता है भाई, 110 से लेके 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी Hg, है ना। ये यूनिट होती है, क्या है यूनिट, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी क्या है भाई, मरकरी एक पारा नाम सुना है भाई, है ना। और ये उसे शो किससे करते हैं, Hg से करते हैं। चलो, अब नीचे देखना। चलो, हो सकता है आपको इस कलर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम कलर्स का चेंज कर लेते हैं, ठीक। रेड ले लिया है। चलो, रक्त के विमोचन का दाब, है ना। विमोचन का दाब कितना होता है, 70 से 90 मिलीलीटर ऑफ Hg, 70 से 90 मिलीलीटर ऑफ Hg, है ना। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में रक्त के संकुचन का दाब और रक्त के विमोचन का दाब ये चीज़ है क्या, ठीक है। देखो, रक्त के संकुचन में क्या होता है, संकुचन में क्या होता है कि जो आपने पहले ये बताओ कि आपने लव डव की वॉइस सुनी है कि नहीं सुनी है ना। हृदय में जो हमारे लव डव की वॉइस आती है उसमें सबसे पहले होता क्या है, देखो हृदय के संकुचन के समय क्या होता है, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं। कैसे होती हैं भाई, हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और रक्त को क्या करती हैं भाई, बताओ, असेंडिंग एओर्टा में भेजती हैं। कहाँ भेजती हैं, असेंडिंग एओर्टा में भेजती हैं। और जहाँ रक्त शरीर में आगे बढ़ने के लिए धमनियों पर दबाव डालता है ना, धमनियों पर क्या डालता है, दबाव डालता है, जिससे धमनियाँ क्या होती हैं, अधिकतम विस्तार तक फैल जाती हैं। और उन पर क्या पड़ता है भाई, उन पर क्या पड़ता है, संकुचन द्वारा क्या होता है, दबाव को रक्त के संकुचन का दबाव या सिस्टोलैटिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में इन पर दबाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। और जब दबाव पड़ेगा तो आप देख लेना, ये क्या है, 110 से 130, देखो ये ज़्यादा है ना, आप देखो ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ये कम है। अब रक्त का जब विमोचन होता है क्या होता है भाई, जब विमोचन होता है तो कम दबाव पड़ता है धमनियों पर, है ना।
तो वो फैल जाती हैं, धमनियाँ फैल जाती हैं, तो जहाँ से रक्त जो है वो आसानी से ईजी से निकल जाता है। इसमें धमनियों पर और किसमें, सिस्टोलिक में हम कह रहे हैं रक्त के संकुचन में क्या होता है, देखो संकुचन में क्या होता है कि आप ज़्यादा धमनियों पर दबाव पड़ेगा और वो सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ने पर क्या होगा, जो ब्लड है हमारा निकलेगा वहाँ से फ्लो होगा, तो उसमें थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, इससे देखो प्रेशर बढ़ेगा, है ना, प्रेशर बढ़ेगा। और इसमें क्या होगा, रक्त के विमोचन में जब धमनियाँ हमारी क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो रक्त जब अगर फैल जाएंगी तो रक्त आसानी से निकल जाएगा। और अगर सिकुड़ जाएंगी तो रक्त के निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ क्या पड़ेगा, यही प्रेशर पड़ेगा आपका, है ना। और यहाँ क्या होगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो यहाँ कम, देखो वही चीज़ तो है, यहाँ क्या है, आसानी से निकल जाएगा इसलिए कम है, समझ गए। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना है, अगर हम बात करें डायसिस्टोलिक और स्टोलिक के लिए, तो रक्त के संकुचन का दाब और रक्त के विमोचन का दाब जो है वो आप देखें इतना है 110 130 तक, और इसका 70 से 90 तक, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आदर्श जो रक्तदाब होता है। उच्च रक्तचाप कितना होना चाहिए भाई, स्वस्थ मनुष्य का, है ना, अगर 120 से लेके कितना है भाई, 120 प्रति 80 मिलीलीटर ऑफ, अगर देखो आप बोले होंगे 120 और 80 क्या है, देखो ये क्या है, संकुचन और विमोचन है। हम आप देख रहे थे ना स्टार्टिंग में, संकुचन कितना होना चाहिए, संकुचन होना चाहिए 120 तक और विमोचन कितना होना चाहिए 80 तक। अगर ये है तो आपका ये मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो उसका इतना होता है मिलीलीटर ऑफ Hg, मिलीलीटर ऑफ मरकरी, है ना। अगर इससे अगर आपका ज़्यादा हो जाता है ना, संकुचन और विमोचन अगर इससे आपका ज़्यादा हो जाता है अगर, तो आपका उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे उच्च आदर्श रक्तदाब आपसे पूछ ले तो ये होता है, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लग रहा हो तो, है ना। चलो, उच्च रक्तचाप के कारण बताइए, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई कि उच्च रक्तचाप के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, एक तो देखो वंशानुक्रम हो सकता है ना, दूसरा हो सकता है मानसिक तनाव, तीसरा मोटापा, है ना। मोटापा क्या है, देखो हमने आपके लिए राइट किया है, अत्यधिक वसा युक्त भोजन करने से शरीर में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है ना। अत्यधिक वसायुक्त तो अगर भोजन करते हैं, वसायुक्त कैसे होते हैं, जो आलू है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग खाते हैं, आलू होता है, चावल होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं ज़्यादा तो क्या होती है, जो शरीर में क्या मोस्टली रक्त में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो धमनियों में जमा हो जाता है, और धमनियों में जमा होने से क्या होता है फिर वहाँ से जब, हाँ वही बात तो चल रही थी कि जब ब्लड जो है वो वहाँ से फ्लो होता है तो धमनियों पर क्या होता है, थोड़ा सा दबाव पड़ता है, और धमनियों पर अगर दबाव पड़ेगा तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं। चलो, 7 नंबर अगर हम बात करें बुरी आदतें, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है ना, जिसे व्यसन कहते हैं, वो अगर चीज़ें हैं तो उसमें भी ये चीज़ हो जाती है कम या ज़्यादा वाली, ठीक है। चलो, वृद्धावस्था, अगर एज ज़्यादा हो जाती है तब भी ये उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम आती है। भोजन संबंधी आजकल जो खान पान है हमारा पूरा बिगड़ सा गया है ना, पूरा खान पान एकदम बिगड़ गया है, और खान पान की वजह से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और बीमारियों की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलो, अच्छे से नोट कर लेना, और अगर आप चाहो, जैसे अगर 10 नंबर में या 7 नंबर में 8 नंबर में अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसी को थोड़ा सा, है ना, अच्छे से लिख देना कि वंशानुक्रम ऐसा है कि अगर माता पिता को है तो बाद में संतान को हो जाएगा। मानसिक तनाव, अगर बार बार टेंशन लेते हैं, सोचते हैं, तो सारी चीज़ें तो वो आप अपने हिसाब से बढ़ा के लिख सकते हैं। समझ गए होंगे सारी चीज़ें। आदर्श जो उच्च रक्तचाप है, आपने ये चीज़ देख ली होगी यहाँ पे, और हमने फिर से यहाँ पे देख लो। उच्च रक्तचाप जो होता है अगर 120 और ये स्लैश का जो चिन्ह लगा है 80, ये क्या है, ये है संकुचन, और जो विमोचन था वो चीज़, है ना। ये संकुचन अगर 120 और ये 80 मिलीलीटर ऑफ मरकरी इतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा संकुचन विमोचन होता है तो वो उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। चलो, उच्च रक्तचाप की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको लिखना है उच्च रक्तचाप की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। चलो, एक होता है हल्का उच्च रक्तचाप, है ना, क्या होता है, हल्का उच्च रक्तचाप, दूसरा होता है मध्यम उच्च रक्तचाप, और तीसरा होता है अत्यधिक उच्च रक्तचाप, ठीक है। मध्यम में और हल्के में क्या होता है, जब डायस्टोलिक रक्तदाब क्या होता है 90 से 105 मिलीलीटर ऑफ मरकरी हो जाता है, ठीक है। तो रोगी को चक्कर आने लगते हैं तथा जीसा क्या होता है भाई, घबराता है ना। तो आपको ये नोट कर लेना है। दूसरा देखो, मध्यम उच्च रक्तचाप क्या होता है, मॉडरेट हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, जब डायस्टोलिक रक्तचाप जो है वो 105 से 120 मिलीलीटर ऑफ मरकरी होता है तो रोगी को क्या होता है भाई, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलती है उसकी, है ना,
और सिर दर्द शुरू हो जाता है और रोगी को घबराहट महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें मध्यम उच्च रक्तचाप की हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें अत्यधिक उच्च रक्तचाप। अगर वीडियो सच में फास्ट लग रहा हो तो रोक रोक कर लिख लेना, है ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको कम टाइम में आपके पास पहुंच जाएं, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं। और अगर हम बात करें इसकी तो जब डायस्टोलिक रक्तचाप अत्यधिक अर्थात 120 मिलीलीटर ऑफ Hg से अधिक हो जाए तब क्या हो जाता है, तब रोगी को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है तथा मरीज के नाक व कान मुंह से खून आने की समस्या हो जाती है। इसमें यदि मरीज का इलाज तत्काल ना किया गया तो मरीज की दिमाग की नस फटने का भी डर रहता है और मृत्यु भी हो सकती है। और साथ ही में इसकी धड़कन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, हृदय गति अवरुद्ध होने का ये डर रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और 90 से 105 आपने देख लिया होगा, 3 चीज़ें हैं, 90 से 105, 90, 105 और फिर क्या है भाई 120, है ना। 90 और 105 ये किस में रहेगा, हल्के में, और मध्यम में कितना रहेगा भाई 105 से 120 के बीच में। और अगर 120 से अधिक हो जाता है तो फिर क्या रहेगा आपका अत्यधिक उच्च रक्तचाप आपका हो जाएगा। चलो लास्ट टॉपिक और बचा है, हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हो, तो बोर बिल्कुल ना हो, है ना। चलो उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होते हैं, देखो 3 स्टेजेस दो हमने देखी थी। 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी, प्रारंभिक अवस्था थी, दूसरी थी जैसे प्रारंभिक अवस्था को हम हल्की में कह रहे थे कि मतलब हल्का जो रक्तदाब होता है वो बढ़ जाता है, या दूसरे में हम मध्यम कह रहे थे और तीसरे में कह रहे थे अत्यधिक। जो तीनों स्टेजेस में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। शुरुआत में क्या होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, लिख लें, लिखना जरूर, लिखना कंटिन्यू रखें, है ना। शुरुआत में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में तो वैसे तो पता ही नहीं चलता, है ना। कोई भी अगर रोगी होता है तो उसे पहले तो पता ही नहीं लगता कि उसे कोई ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी परेशानी का अनुभव नहीं होता किसी को, क्योंकि और बाद में फिर क्या होता है, परंतु समय व्यतीत होने पर व्यक्ति के सर में जो दर्द है वो शुरू हो जाएगा, चक्कर आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, है कि नहीं, और दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएगी, है ना, चक्कर आएंगे, सर में दर्द होगा। तो ये सारी चीज़ें संकेत कर देती हैं कि मतलब स्टार्ट हो चुका है रक्तदाब होना। चलो, और पहले ही आपको बताया था कि जो रक्तदाब है वो क्या है, कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक संकेत है। किस चीज़ का संकेत था, हमने आपको बताया था कि ये लक्षण था या एक संकेत था जो क्या बता रहा था, जो बता रहा था आपको कि आपका जो हृदय है, क्या है, हृदय है या जो रक्त संचालन प्रक्रिया है उसमें कोई ना कोई रोग या कोई गड़बड़ी हो गई है ना। तो कई लोग सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये संकेत है, ये संकेत देता है, ये लक्षण है जो बताता है कि अगर रक्त संचालन में या हृदय में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। चलो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसके लक्षण में। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, उल्टी होना, जी घबराना, अत्यधिक बेचैनी, पाचन संबंधी, है ना, बेकार जो होना, आंखों में धुंधलापन, आंखों में क्या होना, धुंधलापन हो जाना और धुंधलापन छा जाना, जिससे रोगी को क्या होगी, नींद नहीं आएगी, है ना। ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो ये है द्वितीय अवस्था में, अगर ये देखती है तो मतलब यह है कि द्वितीय अवस्था उसकी आ चुकी है। तीसरी अवस्था में क्या है भाई, तीसरी अवस्था और बड़ी घातक अवस्था जिसे हम कहते हैं रक्तदाब की या रक्तचाप की बड़ी घातक अवस्था ये होती है। तो तीसरी अवस्था में क्या होती है, बड़ी भयानक होती है, जिसमें हृदय की गति अवरुद्ध होने लगती है। हृदय की गति क्या होती है, इसमें अवरुद्ध होने लगती है। कहते हैं ना कि इसकी 3rd स्टेज आ गई, है ना, तो वही ये 3rd स्टेज है ना। गुर्दे खराब होने लगते हैं, नाक से खून आने लगता है, मुंह से, नाक से, कान से, है ना। और दिमाग की नली जो है वो फटना, मतलब कहते हैं ना कि दिमाग की जो नस है वो फट गई है, या तो ये कोमा में भी जा सकता है इससे व्यक्ति। तो बहुत सारी इसमें गड़बड़ियाँ या दिक्कतें आती हैं। तो ये था आज का, हमने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से हमने मधुमेह को कंप्लीट किया है, और साथ ही में उच्च रक्तचाप जो होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करी हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ें देखी हैं। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देखा है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। साथ ही में अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपका उसका भी मतलब हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। चलो, क्योंकि हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल टॉपिक वाइज और बिल्कुल ईमानदारी से, है ना, आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, हम भी ईमानदारी से सोचते हैं कि सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराएं, और कोशिश तो यही है कि सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। भोजन, पोषण और स्वच्छता की अगर हम बात करें तो संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे ही दी। अगर हम देखें कि ये भोजन, पोषण, स्वच्छता, इसका संपूर्ण सिलेबस
अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि आप कोई भी तैयारी करते हैं तो हम बार बार यही कहते हैं कि आपका सिलेबस है वो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें उसे पता लगता है कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। और उसके बाद हमने प्रॉमिस किया था कि सारी क्लासेस जल्दी आएंगी और हम अपने प्रॉमिस को बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही में पहली यूनिट हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी यूनिट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक चीज़ उसमें रह गई है वो भी हम आपकी कंप्लीट करवा देंगे। तीसरी यूनिट पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लगाया है और ये चौथी यूनिट हमने आपको इसके 2 चीज़ें हमने बता दी हैं। अगली वीडियो में मोटापा वगैरह जितनी भी बीमारी होती हैं सारी चीज़ें हम इसकी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लें, आप अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें आप लोग, है ना। देखो बिल्कुल अपना कंटेंट जो होता है बिल्कुल जानदार कंटेंट होता है ना। देखो हमने इसमें क्या किया था, जो हमने आपको जी दूसरी यूनिट का ही है ना, ये कैसा है, ये सेकेंड यूनिट की चीज़ें हैं, है ना, जो हमने आपको कंप्लीट करवाई हैं। साथ ही में संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन का भी हमने साथ में एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करवाई हैं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का ये भी, पोषण, इष्टतम पोषण, पोषण, अति पोषण, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ना, और लंबी वो इस वजह से हो गई क्योंकि सारी चीज़ कंप्लीट करवानी थी। ऐसा भी नहीं था कि कुछ चीज़ें छोड़नी थी, छोड़ना कुछ भी नहीं था। खाद्य समूह है इसमें, भोजन के कार्य वगैरह, यही वो वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे थे विटामिन संपूर्ण, सारी चीज़ें हमने इसमें करवाई हैं, आप देख लेना। इसकी सारी की चीज़ें जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं सबके लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना, है ना। तो सेल्समैनशिप भी चल रहा है, पूरा सिलेबस भी हमने आपको बताया है ना। साथ में इसकी क्लासेस भी आ चुकी है, एक क्लास आई है और कोशिश है कि बहुत जल्दी सारी क्लासेस आ जाएं। बिल्कुल निचोड़ दिया था यूनिट 1 का, और भी जल्दी क्लासेस की देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जनरल साइंस अगर आपका है आप देख लेना, तो यूट्यूब पर देख लेना, कहीं पे भी आपको इतना अच्छे से संपूर्ण जो पाठ्यक्रम था नहीं मिलेगा। और इसकी भी कोशिश है कि बहुत जल्दी इसकी भी क्लासेस हम डालेंगे, क्योंकि क्या करें, कोई टीम नहीं है, अकेले हैं, बहुत सारी चीज़ें अकेले एडजस्ट करनी पड़ती हैं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा, है ना, मेहनत करनी पड़ती है, सब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए थोड़ा सा, है ना, आप लोग तसल्ली रखें। एग्जाम्स के पहले कोशिश है कि सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दें। सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगा हो तो, है ना, अपने परिवार BSc MBA शिवम को, और लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।